खुशी की तमन्ना। शोषण के खिलाफ अधिकार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी से सुरक्षा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा, संवैधानिक उपचार, अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में जाना। ये अधिकार नागरिकों की गरिमा को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, भ्रष्टाचार व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना तथा शिक्षा व जागरूकता को बढ़ावा देना। अधिकार और कर्तव्य दोनों मिलकर ही सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। केवल अधिकार लेना पर्याप्त नहीं, कर्तव्य निभाना भी आवश्यक है। तो जैसे कि आदेश दीदी ने बताया है कि हमारा मौलिक अधिकार है, यह मौलिक में सबसे मुख्य 6 अधिकार होते हैं। जैसे कि उन्होंने दर्शाया है, ये हमारे नॉर्मल अधिकार है, इसके लिए हम विरोध कर सकते हैं, यानी कि हमारा हक ना मिल पाना, इस पे हम कार्रवाई कर सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं। ये बोलना चाहूंगा मैं। आदेश दीदी ने बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा बोला है। धन्यवाद आदेश दीदी आपका। और बाकी दीदी, इन अधिकारों पर अमल कैसे किया जा सकता है? हम इन अधिकारों से वंचित कब और क्यों रहते हैं? अधिकारों से वंचित दीदी, एक तो हम शिक्षा की कमी से रहते हैं और जागरूकता भी कमी है। कि मतलब शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अच्छे से अच्छी। जैसे कि शिक्षा तो कुछ भी हम पढ़ रहे करें, कुछ भी, मतलब वो अधिकार बन सके क्या? नहीं दीदी, मैंने ग्रंथ का तो जिक्र ही नहीं करा इसमें। मतलब बुक, जैसे बुक नहीं हाँ, होती। तो शिक्षा देखो, एक तो गलत शिक्षा हुआ है, एक सही शिक्षा हुआ है, तो मतलब किस तरफ ज्यादा रुझान होना चाहिए हमारे पहले हमें घर वाले शिक्षित करने के लिए अपनी पूरी कार्रवाई करते हैं। हमारे घर वाले मनु चाहते हैं कि हमारा लड़का या लड़की पूरे शिक्षित हो गए और हमारा नाम रोशन करे। तो हमारे पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम इसमें खरे उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते, क्योंकि ये सब बच्चे की सोच पर डिपेंड करता है, ना कि माँ बाप पर। ठीक है, यही कहना चाहूंगा मैं बस। और इसका एक सबसे बड़ा जवाब ये भी है संगति। जैसे भाई ने कहा संगति हम शिक्षा ले रहे हैं कहाँ है आज? ये भी तो एक संगति है ना, संस्था के द्वारा संगठन से जुड़ के। हमारी शिक्षा ये नहीं जरूरी स्कूली शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा भी पढ़ के आती है, एक बार अज्ञानता की ओर चला जाता है। लेकिन ये जो संघ है, ये ऐसी ट्रेनिंग है संस्थाओं द्वारा, सरफरोशी संस्था द्वारा या सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा, जहाँ हमें हमारे अधिकारों के बारे में बताया जा रहा, तो हमें ऐसी संगति लेनी चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो हमारे घर वालों ने तो शिक्षा लेने के लिए भेजा यहाँ पे। ये सच में हम घर से क्या कहे कि हम ट्रेनिंग लेने के लिए जाए, तो ट्रेनिंग के लिए भेजा, हमें घूमने के लिए नहीं भेजा। एक ये हमारे घर वालों की सोच है, लेकिन हमारे तो शिक्षा है, हम तो जितनी होगी उतनी लेके जाएंगे यहाँ से। तो ये मेरा सुझाव है कि हमें ऐसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, संस्थाओं के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए और उनकी संगति में रहना चाहिए। तो हमें अपना आप अपने अधिकारों का और जागरूकता का पता चल जाएगा। इसके बारे में अभी थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जैसे कह रही थी दीदी कि शिक्षा 2 तरह की है, तो हमें कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ पे अगर अधिकार की बात हो रही है तो मुझे लगता है गलत शिक्षा लेने के लिए हमें किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम कभी लड़ते भी नहीं कि गलत शिक्षा तो हमें फ्री में मिल जाएगी, बिना मांगे बिना लड़े कहीं से भी मिल जाएगी। अगर लड़ाई है और अगर अधिकार की बात है तो मुझे लगता है सही शिक्षा की है, तो गलत शिक्षा की तो जरूरत ही नहीं है। जैसे कि बात हो रही है मौलिक अधिकार की, इसमें है ना, समानता का अधिकार है ना, और इसमें लिखा है भेदभाव से मुक्ति। क्या आपको लगता है कि जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं वहां पर भेदभाव से मुक्ति मिल गई है? समानता का अधिकार मिल गया है, यानी कि एक साथ बैठना, एक साथ खाना, यहाँ तो है। यहाँ तो है।
इस वातावरण से जब हम बाहर निकलते हैं, क्या वहां पर ये चीजें हैं? और अगर है तो कैसी है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसी है? थोड़ा इस पर बातचीत करते हैं ना। फील्ड में जब जाता हूँ तो देखता हूँ एक महिला और उससे ना घूंघट कर रही है महिला से। मैं कहा मतलब आप भी महिला, ये भी महिला, आप घूंघट क्यों कर रहे हो? कि मेरी सास है। अरे सास है, आपका भी चेहरा ऐसा ही है, इनका भी ऐसा है, तो फिर कैसा? फिर बुढ़ाना की तरफ मैं गांव में गया, वहां पे मेरी एक मीटिंग थी, तो वहां पे एक बुढ़िया खाट पे बैठी हुई थी, उसके सामने 10-15 महिला आई और हम बार बार कह रहे खाट कितनी थी कि आप लोग बैठ जाओ। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो खाट के ऊपर बैठ जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सास है। जब मैंने उस बुढ़िया से ही बात की, मगर अम्मा जी आप मान लिया यहाँ बैठे हो, आप चले जाओ या तो यहाँ से, या इन्हें फिर बैठने दो। अरे मेरे पास ये है लट, देखा नहीं किसी की हिम्मत है कि जो बैठ जाए। तो इसलिए हम ही अपने अधिकारी को छीन रहे हैं। तो वहां पे हमने कहा उन्हें महिलाओं को कि आप भी महिला हो, ये भी है, आप अपने अधिकारों की बात करो, आप अपने घर से इसकी ये करो ना शुरुआत, क्योंकि हमने इसका वाले शुरुआत की है। हम प्रत्यक्ष में हमारे यहाँ भी ये था, पर्दा था, घूंघट था, उसे आज हमने ये कर दिया, खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। तो हम अपने यहीं से बदलाव करेंगे, तभी बदलाव आएगा। ये मेरा एक ये है सुझाव है। ऐसा भी है कहीं आपको लगता है कि हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं करते हैं, या जब हमें बोलना चाहिए था हम चुप रह जाते हैं, या जब हमें किसी की मदद करनी चाहिए तब हम मदद नहीं कर पाते हैं, या अपने दिल में भी मदद का फैसला नहीं ला पाते हैं कि करना तो चाहिए था, ये बाद में थोड़ा सा रहे कि कम से कम बोल तो सकते थे वहां पे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कभी जीवन में ऐसा होता हो तो समझो कि आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए। तो ताजी घटना है, अभी जितपाल भाई जी बता रहे थे, आपके पैर में दर्द रहता है तो आप कुर्सी नहीं करवा, आप उधर ही बैठ जाओ, पीछे वहां से भी हो जाएगा। हाँ वहाँ से भी हो जाएगा दीदी, बैठ जाइए, माइक लेके बैठ जाओ। अच्छा जितपाल भाई जी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जब बात इंसानियत की आती तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मुसलमान भाई का एक्सीडेंट हुआ था और वहां पर कोई रुकने को तैयार नहीं था, रात का समय था। तो जीतपाल भाई जी ने उस भाई को उठाकर, तो मुसलमान था, तो मैं तो इस बात को मानता हूँ कि यही धर्म है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म ही नहीं है। जैसे दीदी ने बोला कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए या अपना जो भी समाज में बदलाव चाहते हैं उसे करते हुए अगर समाज या परिवार हमारे खिलाफ होता है तो मुझे लगता है ये फैसला इतना आसान है कि हम समाज के खिलाफ चले जाएं या समाज के द्वारा अगर हम ठुकरा दिए जाए, ये चीज स्वीकार करनी और परिवार के द्वारा ठुकराया जाना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। परिवार के खिलाफ जाने के से पहले हम 10 बार सोचते हैं, खासकर तब जब वो अपना कोई स्वार्थ ना होगा, परिवार वो समाज में बदलाव की बात हो तो एक बार दिमाग में ये भी आता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए क्या मैं परिवार के खिलाफ जाऊँ? मतलब ये आसान फैसला नहीं है कि परिवार के उसके लिए हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी चुनौती आएंगी, बाहर कैसे भी आएगी, हमला भी हो सकता है, कुछ भी कोई मार भी सकता है, उसके लिए तो बहुत सारी, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर विचार अगर घर में ना मिले या समाज में ना मिले तो उसके खिलाफ खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। मेरे सामने तब आई थी, तब हमने अपने किवाने में मदरसे का प्रस्ताव दिया था ना, तो ये बात हमारे गाँव में, पूरे गाँव में फैल गई थी। तो हमारे घर पे, मैं हालांकि मैंने इसकी बात का जिक्र नहीं किया था ना संस्था में, हमारे परिवार वालों को पता, तो 2-3 आदमी आए थे और वो कहने लगे तुम ये मतलब वो वाली बात की इन्होंने कि आप हिंदू हो गए, मोमडनों का मदरसा क्यों बनवा रहे। वहां चुनौती जब आई थी, इसके पापा ने मुझे कहा तू चुप रह। मैंने कहा भाई मैं तो किसी गुलाम नहीं हूँ, भाई मैं किसी गुलाम नहीं हूँ, मेरा जो जी करेगा, जिसके साथ रहने का करेगा, मोमडनों में चाहे कहीं भी रहूँ मैं अपनी मर्जी से रहूंगी, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है।
परिवार वालों ने भी कहा कि देखो दिक्कत परेशानी हो जाए, कुछ परेशान करे। मैं कह ली कोई परेशान नहीं करने का, 200 महिला मेरे साथ है। अब की बार इलेक्शन में भी देख लेंगे। अगर अब इस टाइम 20 महिला मोमडन साथ थी, अब सारी मोमडन महिला मेरे साथ है। अच्छा, तो ये चुनौती जब समाज सामने आई थी ना, तो बहुत ये कहने में जो मैं अपने मुंह से कह रही ये आसान लग रही, लेकिन उस टाइम पे ये चुनौती बहुत बड़ी थी। सबसे पहले तो हम जो दीदी ने कहा कि दंगा हुआ 2012-13 में, उस दंगे में सेव द चिल्ड्रन एक संस्था है वो आई और हमारे साथ हमारी संस्था के साथ उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग में जाने का हमें ये मिला। तो हम गए तो वहाँ पे शर्त थी एक कि काम जहाँ पे मुंडन है वहीं पे करना होगा। मैं अपने चीफ को बिना पूछे ही वहाँ पे साइन कर आया कि हमें ये प्रोजेक्ट मंजूर है। जैसे हम ऑफिस पाए मैंने बात रखी सारी कि हमें मुंडन या क्षेत्र में काम करना है, सर्वे करना है और वहाँ सामान ये करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और रात को भी करना, दिन में भी करना हमें। तो हमारे चीफ हमारे पे भड़क गए, अरे वहाँ दंगा चल रहा है, मर जाएंगे, कोई मार देगा और वहाँ पे काम करेगा तुम। क्योंकि मैंने हमेशा के लिए चैलेंज पे ही काम किया है। मैंने अपने चीफ को कहा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं सर्वे करूंगा और आप फिर बाद में किसी के स्टाफ को भेजना या ना भेजना, ये जब मैं आया हूँ करके तो मैं इस काम को करूंगा। और 2012-13 में हमने कैराना क्षेत्र में, कांडला क्षेत्र में काम किया और फिर उसी काम के लिए हमारे चीफ ने ये किया, धन्यवाद दिया कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना आपने इस बेहतर काम को किया। और मैं रात के 10-10 बजे भी अपने 11-11 बजे भी दिया आता था घर। भैया जैसे अभी भैया ने बताया कि हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे मैं शुरू की बात मेरे चल रही हूँ, मेरे घर में ही मुझे रोक टोक करते थे लोग, यानी कि मेरे ससुर थे ना, वही मेरे साथ में रोक टोक करते थे। जैसे मैं शुरू में निकल के जा रही हूँ तो बोलते थे कि चल दी मैडम बन के बस्ता टांग लिया, इसने ये कर लिया, वो कर लिया, इसके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो जैसे धीरे धीरे मतलब काम करते रहे, अच्छे काम भी करे हमने। जैसे अभी चल रही थी बात, जैसे हमारे गांव में अस्पताल बंद पड़ा हुआ था, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, तो हमने उसमें हस्ताक्षर करा के पूरे गांव में जाके और फिर वो डीएम के भी जाके सबमिट करा। उसके बाद में हमारे स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए। जैसा हमारे गांव में डीएम आई तो गांव का प्रधान था, उसने भी बोला कि हाँ ये मतलब वो क्या बोलते हैं कि आप महिलाएं लुगाई है ये, मतलब ये डीएम बुला देंगे हमारे गाँव में। तो उनके फोन भी आए, कौन बुला रहा है डीएम को यहाँ पे, किसने कहा है। तो मतलब मैं भी थोड़ा सा डर गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ये दबंग लोग हैं। मैं जाति का प्रयोग नहीं करूंगी, नाम नहीं लूंगी, दबंग लोग बता रही हूँ मैं। तो जैसे हमारे घर के सामने ही कैंप लगने वाला था, तो वहाँ पे 3-4 दबंग लोग आके बैठ भी गए थे, तो मेरे घर के सामने ही है बिल्कुल। तो मैंने कहा कि यार सुबह तो हमारे यहाँ पे कैंप लगने वाला है और वहाँ पे चर्चा चल रही है कि डीएम आ रही है, ये मतलब हमारी जाति का प्रयोग गलत करा उन्होंने कि ये डीएम बुला देंगे क्या। उसके बाद में प्रधान ने भी फोन करे कि कौन बुला रहा है, कैसा आ रही है। तो बस हमने मतलब उनकी बातों को ध्यान भी नहीं दिया। ध्यान देने से कोई फायदा ही नहीं था। अगर हम ध्यान देते तो शायद आज हम यहाँ तक भी नहीं आते। तो मतलब हमारे गांव में ये देखो, हम आम महिला है, हम आम लेडीज है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे गाँव में डीएम दी गई है। और जो अब हम जाते हैं ना, जैसे पहले 1 महिला आई, फिर 2 आई, फिर 4 आई। पहले बहुत ऐसी दीदी है मेरे साथ में जो घर से बाहर नहीं जाते थे, और आज मैं फोन कर दूं ना, एक फोन पर 100 महिला अपने साथ भी बुला सकती हूँ, तैयार है सब चलने के लिए। तो उनका सामना भी हमने मतलब करा। और ऐसे ही धीरे धीरे मतलब अगर हमारे घर का ये एक सदस्य है, यानी कि मेरा ही पति ले लो, अगर वो मेरे साथ सपोर्ट में खड़ा है ना, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। काफी प्रयोगात्मक उदाहरण है कि जब हम कोई भी काम करते हैं गांव में, जरूरी नहीं है कि वहां के सभी लोग आपके साथ होंगे। अगर एक घर में 100 लोग हैं और एक विषय पर सहमति या असहमति बनी हुई है, तो जरूरी नहीं है कि वो चीज तभी लागू होगी कि सब सहमत होंगे, और जरूरी नहीं है कि वो तभी लागू नहीं होगी कि सारे सहमत नहीं थे। इसमें कई बार बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है, और अधिकतर
जितनी भी बुराइयां हैं वो खत्म ही हुई है सुविधाएं आने के नाम पर। जैसे जितपाल जी ने भी बताया, घूंघट तब खत्म हुआ तब महिलाओं को ही दिक्कत आने लगी, जब लगा कि यार टूट रहे हैं ना। गांव लिसाड़ में कुलदीप भाई सड़क की मांग कर रहे थे, तो उस गडोचे पे चलते हुए बहुत साल हो गए, लेकिन जब चलते हुए लोग गिरते, किसी का मुंह फूट जाता, किसी के घुटने टूट जाते, तो फिर लगा कि ये समस्या है। पहली तो बात है कि हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनका हमारे जीवन पे प्रभाव क्या पड़ रहा है, उस प्रभाव को कैसे रोका जाए। जब उसको रोकते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। तो अभी और मुझे तीसरी बार लड़की हुई और चौथी बार भी लड़की हुई। मेरे हस्बैंड ने आज तक नहीं नकारा लड़कियों को, और मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे चाहे वे 100 गालियां देते हो या फिर कई बार पीटा भी हो, लेकिन मेरी लड़कियों को कभी मेरे हस्बैंड ने ना ही तो किसी को उंगली लगाई और ना ही मुझे लगाने देते। और यहाँ तक मैं एक काम भी अगर बताती हूँ ना उनको कि बेटा ये कर लो, कहेंगे कि खुद करवाई, लड़कियां तो लड़कियों से भी काम करवाएंगी, तो फिर आगे इन्हें पढ़ना पुढ़ना है, आगे जाके कर लेगी काम। तो ये थोड़ा बहुत सिखाना तो पड़ता ही है, अपने घर पर नहीं सिखाएंगे, एकदम से कहाँ से सीख लेगी लड़कियां। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भाई लड़का नहीं है, मेरी लड़की, ये लड़के हैं, और प्राइवेट में पढ़ा रही हूँ 2 लड़की को, 2 मेरी सरकारी में पढ़ रही है, अभी 16 क्लास में है। तो भैया मैं तो समझती हूँ कि लड़कियों को भी फिलहाल के दौर में प्राथमिकता बहुत ज्यादा दी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुरुष ही प्रधान है और महिलाओं को धिक्कारा जा रहा है। और एक और उदाहरण, मेरे देवर के यहाँ पे जो रवि है, मीटिंग में आता है लड़का, उसके बड़े भाई की जो पत्नी है उसको लड़की हुई, तो ऐसा जश्न मनाया, डीजे बजा पूरी रात, शाम से लेकर सुबह तक 4 बजे डीजे बंद हुआ, और खाना हुआ कि लाजवाब, सारे रिश्तेदार बुलाए थे और बहुत ही अच्छी दावत की थी। सभी कहने लगे कि भाई लड़की के होने पर कितना बड़ा जश्न मनाया। तो हमारे परिवार में तो भैया प्राथमिकता दी जा रही है, और हम तो देखते हैं कि आसपास भी लड़कियों को प्राथमिकता दी जा रही है। सैकड़ों